मेरा नाम अमन राज है। हम जमुई बिहार के रहने वाले हैं और अभी आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने 2 सेशन कर लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें पहले सेशन में हमने पहले थोड़ा सा ब्रीफ देखा चैप्टर का, हमने क्या क्या किया। उसके बाद फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें हम एक जगह अटक गए, एक पॉइंट। उसके बाद फिर कल के सेशन में उस पॉइंट को हम फिर से देख के उसके बाद फिर से आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद फिर से हमने कल करीब 2.16 से लेकर 2.48 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2.49 से लेकर बाकी के सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने, अगर आप लोगों ने ये सेशन पहले भी पहले के 2 सेशन देख रखे हैं, तो उसमें हमने कहा था कि बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आइए साथ में सॉल्व करें। ठीक है। तो मोस्टली ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन होगा, तो आप लोग पॉज करके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में आंसर मैच कर सकते थे। अगर आपसे सॉल्व हो गए तो ऑब्वियसली बात है, आपको सोल्यूशन आता ही हो। ठीक है। तो अब हम लोग 2.49 का आज क्वेश्चन करेंगे। एक बात बता दें, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऑलमोस्ट, मतलब सारा मॉडल कवर करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना पूछा जा सकता है। हमें जहां तक लगता है, हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई मॉडल छूट गया हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि जेई एडवांस तो जेई एडवांस है। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी कर लिए हैं तो फिर अपने कॉलेज का मटेरियल अगर आपके पास है तो वो करिएगा, नहीं तो फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2.49 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथ। The lifetime of the molecules in the excited state are often measured by using pulse radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has the duration of 2 nanoseconds and the number of photons emitted during the pulse source is इतना, calculate the energy of source। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे दिया है। ठीक है। मतलब एक पल्स का टाइम पीरियड 2 नैनोसेकंड है। ठीक है। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 1/2 × 10⁻⁹, सॉरी 10⁻⁹। ठीक है। यानी 5 × 10⁻⁸ हर्ज। ठीक है। अब क्या है, अब ये फ्रीक्वेंसी किसका है, पल्स का फ्रीक्वेंसी है। साथ में ये फ्रीक्वेंसी फोटोन का भी होगा। ठीक है। ये फोटोन का भी फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। कैसे फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा, एक मिनट। क्योंकि लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकेंड रेंज। मतलब जो फोटोन मॉलिक्यूल है उसमें से जो फोटोन निकल रहा है इतने देर के लिए रह रहा है, 2 नैनोसेकंड के लिए। ठीक है। उस 2 नैनोसेकंड के लिए वो फोटोन है। ठीक है। तो मतलब उसका टाइम पीरियड 2 नैनोसेकंड है फोटोन का भी, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी भी 2 नैनोसेकंड हो रहा है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी 1/2 नैनोसेकंड हो रहा है। ठीक है। तो उससे हमें 5 × 10⁸ हर्ज क्या कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी निकला। ठीक है। अब क्या, उन्होंने बोला कि इस 2 नैनोसेकंड में हमें 2.5 × 10⁻15 फोटोन्स मिले। ठीक है। इस नैनोसेकंड में, इस 2 नैनोसेकंड में हमें 2.5 × 10⁻15 फोटोन्स प्राप्त हुए। ठीक है। तो अब हमसे पूछता है कि टोटल एनर्जी कितना हमें मिला। ठीक है। क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी कितना मिला। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हर एक फोटोन का एनर्जी निकालें। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी h म्यू। ठीक है। तो 6.626 into 10⁻⁻34 इंटू 5 × 10⁸ ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है। ये जाउल इतना एनर्जी है। ठीक है। अब चलते हैं अगला, क्या कहते हैं, तो टोटल कितना रिलीज हुआ उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो टोटल कितना रिलीज हुआ निकालने के लिए क्या करना होगा, 2.5 × 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻15 क्रॉस 3.313 into 10⁻⁻25 जाउल्स। ठीक है। तो अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर 8.2825
प्लस 10 माइनस 10 जूल, इतना टोटल एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है, इतना टोटल एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ सोर्स, क्यों, क्योंकि पल्स जो सोर्स था वो 2 नैनो सेकंड के लिए वर्क किया और उतना में हमें इतना कुछ एनर्जी प्राप्त, ठीक। तो 2.49 मतलब हमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पल्स है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ठीक है। अब 2.50 पे चलते हैं। The longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited distinct, ठीक है। तो दो ट्रांसिशन हमें देखने मिले। अब सबसे पहले हर एक का क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालना हो, ठीक है, सिंपल है। हमें लैम्डा 1 इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर पता है, लैम्डा 2 इक्वल टू 589.6 नैनोमीटर पता है। तो ये किसका लैम्डा होंगे पता है, फोटोन के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एब्जॉर्प्शन ट्रांसिशन है तो क्या कहते हैं, फोटोन का ही, फोटोन को ही एब्जॉर्ब किया होगा ना, तो ये फोटोन का ही लैम्डा होगा, वेवलेंथ का। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, म्यू वन इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो पहला लैम्डा वन है 589, तो सी बाई लैम्डा यानी 3 इंटू 10 to the power 8 by 0.589 इंटू 10 to the power -6 0.5 पास मीटर को 1000 से ले लेते हैं। हाँ 10 पावर -6 मीटर, मतलब हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया ताकि सब कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। आई होप आपको ये सब में मतलब 10 के पावर्स में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंपल सा पहले नैनोमीटर को मीटर में बदले, उसके बाद 589 को 0.589 में बदल दी, 589 को 0.589 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे ऐसा ही होने चाहिए, हम जितना भी कैलकुलेशन आपके सामने करते हैं ऑलमोस्ट सारे एसआई में ही होता है, ठीक है, एसआई में करने से कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो इससे हमें वैल्यू आ रहा है 5.09 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज, ठीक है। सिमिलरली हम लोग म्यू2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो म्यू2 का वैल्यू जो आएगा वो करीब करीब आएगा 5.088 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज, ठीक है। इससे पहले जो आ रहा है 5.093, ठीक है। अब हमें चाहिए एनर्जी गैप, है ना, एनर्जी गैप चाहिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट। सिंपल है, क्या करना है, डेल्टा ही निकालना है। तो h म्यू2 माइनस म्यू, सॉरी म्यू1 माइनस म्यू2। अब आप पूछेगा म्यू1 क्या कहते हैं, हाँ तो h म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस h म्यू1 माइनस म्यू2 h इंटू 10 to the power 14 सब कुछ कॉमन ले लिया है, और इधर इन दोनों को घटा के 5.093 मतलब 0.05, ठीक है, सिंपल से आराम से हो गया। बस अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 10 ये 5 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 11 इंटू 6.626 इंटू 10 to the power 4 1 5 3 1 2 85 3.313 जाओ, ठीक है। आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ किया। 34 प्लस 12, 34 - 12 22, सॉरी ओ हाँ हाँ -22, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं ना। आप चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर क्यों, छोड़िए ऐसा ही होने में रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। तो 2.50 भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब चलते 2.51 पे, ठीक है। द वर्क फंक्शन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, इजी होगा, ठीक है। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। अब जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कर देते हैं इसको, वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो बस अब कुछ करना है नहीं। अब वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो E इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
और Hc का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, तो हमें जो वेवलेंथ आएगा वो किस में होगा, नैनोमीटर में होगा, ठीक है। 1240 डिवाइडेड बाय 1.9, बस यही हमारा लैम्डा 652.63 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, बस जो वर्क फंक्शन है उसके लिए कितना वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। और अब चलते हैं अपने उसी में दूसरे पार्ट पे, ये तो ए था। अब बी, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, बड़ा सिंपल है, एच म्यू इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और छोड़ी लैम्डा से ही निकाल लेते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो 3 इंटू 10⁸, 650 0.65263 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 0.65263, तो हमें आ रहा है 4.5967 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, 4.5967 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर थ्रेशोल्ड मतलब minimum frequency required and maximum frequency for photoelectric effect to happen or for photoelectron to come out for photoelectric effect. Now, if the cesium element is irradiated with a wavelength इतना, calculate the kinetic energy and velocity of the ejected photoelectron. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब अब यहाँ पे करना क्या है, बस वो एनर्जी यूज करना है, लाइट का एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो वर्क फंक्शन है उसको हम लोग पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जाउल, तो 1.9 into 1.602 10⁻⁻19 जाउल्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि लाइट का एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो लाइट का एनर्जी कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो 1.9878 इंटू इंटू 10⁻⁻25, है ना। देखिए इतना बार लिखते लिखते हमें को याद हो गया, आप लोग को भी याद हो जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, है ना। अब बस कुछ करना नहीं, डिवाइड करिए 3.9756 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स, है ना। कोई दिक्कत, चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.9 इंटू 1.60 3.0438 इंटू 10⁻⁻19 जाओ, कोई दिक्कत। अब के ही निकालना है बस, और कुछ करना है नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए 3.0438, इधर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे डायरेक्टली, ठीक है। हमें आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे के इक्वल टू, देखिए वर्क फंक्शन ये था, एनर्जी ये आया लाइट का, बस के इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के से के निकाल रहे हैं, तो 9.312 इंटू 10⁻⁻20 जाउल्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्या, काइनेटिक एनर्जी का। अब इसको चाहिए वेलोसिटी ऑफ एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 9.312 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। अब क्या करना होगा, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, m का वैल्यू होगा 9, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.312 इंटू 10⁻⁻20 बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। इसको ऊपर भेजिए, तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन करना, मतलब अब बड़ा कैलकुलेशन है पर क्या करिएगा, तो करीब करीब आ रहा है
V आ रहा है 4.52 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बहुत गंदा है, नहीं तो बाकी सब कुछ इजी ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आई होप सब कुछ सही सही है, तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब सही है। अब चलते हैं अपने 2.52 पे। ठीक है, following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths and calculate threshold wavelength and Planck's constant। अच्छा, मतलब क्या है कि इन्होंने हमें वेलोसिटी दे दिया है, हमें इन्होंने लैम्डा दे दिया है, क्या कर दिया, हाँ। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई तुम हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ। तो बहुत माथा पेची है इसमें, उन्होंने मतलब दिमाग खराब करने वाला काम दिया हमें। तब सबसे क्यों अब दिमाग खराब करने वाला, क्योंकि हमें हर जगह पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। दूसरा बात, इन्होंने एक धोखा किया, उन्होंने वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया, जबकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमें बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो चलिए टैबुलेटेड फॉर्म में बनाते हैं सब कुछ, ठीक है, ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा 1 इक्वल टू 500, सिमिलरली v1 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर 55 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी तरह से ये लैम्डा 1 नैनोमीटर, उसी तरह से लैम्डा 2 इक्वल टू 450 नैनोमीटर, v2 इक्वल टू 4.35 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। अभी तक तो कुछ समझने का था भी नहीं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, पहला इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। एच सी बाई लैम्डा 1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ mv1 स्क्वायर। उसी तरह से एच सी बाई लैम्डा 2 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब करना कुछ नहीं, बस इसको और इसको क्या करेंगे, लैम्डा 1 को इधर लैम्डा फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा 1 से, सेकंड इक्वेशन को लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम hc इक्वल टू hc लैम्डा 1 बाय लैम्डा प्लस लैम्डा 1 हाफ mv1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन विल बिकम, उसको सेकंड इक्वेशन को लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो hc लैम्डा 2 बाय लैम्डा प्लस लैम्डा 1 2 बाई हाफ mv2 स्क्वायर। ओके, सब चीज ठीक है। अब सिंस LHS आर इक्वल, RHS मस्ट बी इक्वल, इसलिए इन दोनों को ऊपर में लिखेंगे। तो ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो अब क्या करें, तो अब देखिए बहुत लंबा वाला कैलकुलेशन है यहाँ पे। एचसी करना तो पड़ेगा, एचसी बाय लैम्डा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू हाफ एम लैम्डा 2 v2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 v1 स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है। हमें यहाँ क्या क्या चीज चाहिए, एक हेच चाहिए, एक लैम्डा चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, किससे किससे निकालेंगे, वो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 से निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें भी सेम इक्वेशन लगभग इसी तरह से आएगा। ठीक है, हमें यहाँ हेच और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा 3 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस हाफ एम v3 स्क्वायर। अब क्या करें,
अब मतलब हमें इन्हीं सब इक्वेशन से यूज करके निकालना है। हाँ, अब कुछ नहीं करना, बहुत मतलब कैलकुलेशन ही ज्यादा, नहीं तो बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू पता है, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू हाफ एम लैम्डा टू वी टू स्क्वायर माइनस लैम्डा वन वी वन स्क्वायर बाई लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। बस वही सब्स्टिट्यूट करें तो एच सी बाई लैम्डा थ्री इक्वल टू, यहाँ पे आया था एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू हाफ आर बाई टू, उसी तरह से मतलब लिखना है। लैम्डा टू प्लस हाफ एम वी थ्री। तो अब यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और एच सी बाई लैम्डा हमें यहाँ पता है, उससे हमें क्या करते हैं, बाकी सारे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से क्लियरली बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री वी थ्री इतना तो कंफर्म हो गया क्या क्या है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम तीन इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा वन इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा टू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस हाफ एम वी टू, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा थ्री इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस हाफ एम वी थ्री स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन को यूज करके हमें h और लैम्डा का वैल्यू पता करना है, ठीक है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ईयर, ठीक है। अब क्या करना है, बस पहले दो इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लैम्डा वन से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को लैम्डा टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें कौन कौन से इक्वेशन आएंगे, ये दो इक्वेशन आएंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन आएगा, और सेकंड इक्वेशन को जब लैम्डा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो अब आर एच एस एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तब आर एच एस भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जब एल एच एस को इक्वल करेंगे, ठीक है, तब हमें आएगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो ये तीन इक्वेशंस मिले, फर्स्ट थ्री इक्वेशन, पहले इक्वेशन को लैम्डा वन से, सेकंड इक्वेशन को लैम्डा टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये दो इक्वेशन मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो जब इक्वेशन मिले तो उसमें एलएचएस सेम था, एच सी, तब हमने दोनों को इक्वेट कर दिया आरएचएस में। तो जब आरएचएस को इक्वेट किया तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला, ठीक है। एच सी लैम्डा वन बाई लैम्डा प्लस लैम्डा वन हाफ एम बी वन स्क्वायर इक्वल टू एच सी लैम्डा टू बाई लैम्डा प्लस लैम्डा टू बाई टू एम बी टू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया, इसको ये वाला टर्म है सी लैम्डा टू बाई लैम्डा को इस साइड ले आए और इस टर्म को इस साइड भेज दिया, ठीक है। और जब फाइनल में लिखा, जब फाइनल में हम लोग लिखे, हमें कुछ ऐसा टर्म मिला, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू हाफ एम बी लैम्डा टू वी टू स्क्वायर माइनस लैम्डा वन वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, एच सी बाई लैम्डा को ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, अब करने को कुछ बचा नहीं। अब थर्ड इक्वेशन में एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में जब एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें आएगा, ठीक है। अब क्या है कि सारा वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच सी का लैम्डा थ्री का, एम का लैम्डा टू वी टू, लैम्डा वन वी वन टू, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू एम का वी थ्री का, ये सब वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो उससे हमें एच मिल जाएगा, ठीक है। अब एच का वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। और इससे हमें सी लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। आई नो कि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, पर कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है। इससे कोई छोटा तरीका हम कुछ सोच पा सकते, हाँ एक तरीका और है, ये एक तरीका था, दूसरा तरीका भी लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये बहुत लंबा तरीका मत फॉलो करिए उसको। दूसरा तरीका ये है, एच सी बाई लैम्डा वन इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस एच सी बाई, ओ
हाफ mv1। उसी तरह से hc बाई लैम्डा टू इक्वल टू hc बाई लैम्डा प्लस हाफ mv2। उसी तरह से hc बाई लैम्डा थ्री इक्वल टू hc बाई लैम्डा प्लस हाफ mv3। अब जब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन इक्वेशन करिएगा तो हमें मिलेगा, नहीं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन नहीं, हाँ अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एच सी बाई एच सी इंटू वन बाई लैम्डा वन माइनस वन बाई लैम्डा इक्वल टू हाफ एम वी टू वी वन स्क्वायर। उसी तरह से एच सी इंटू वन बाई लैम्डा टू माइनस वन बाई लैम्डा इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आएगा वन बाई लैम्डा वन माइनस वन बाई लैम्डा बाई वन बाई लैम्डा टू माइनस वन बाई लैम्डा इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। ठीक है, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, ऊपर में हो गया लैम्डा माइनस लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन टू लैम्डा माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें इससे सिर्फ इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, जब लैम्डा मिल जाएगा अब करना क्या है, बस अब इसको थर्ड इक्वेशन लैम्डा का वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेगा, फर्स्ट और सेकंड में मत करेगा, उससे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थर्ड में जब सब्स्टिट्यूट करिएगा तो इससे आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है, जो सेकंड प्रोसेस होता है वही बेस्ट प्रोसेस है। और ये बात की इसमें कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं साथ में। ठीक है, इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं। अब चलते 2.53, ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of the band addition इतना use calculate a work function for silver metal। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है, बस इतना जान लीजिए। आप एक चीज याद रखें, kinetic energy of photon, maximum kinetic energy of photon equal to one electron charge into stopping potential। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिए। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब कुछ करना है नहीं, एच सी बाई लैम्डा वन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, 1.9875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 बाई, पर हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आएगा ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको फिर से, नहीं आई थिंक ये जाउल में ही है, के इक्वल टू होता है, मतलब चार्ज इक्वल टू केवी पोटेंशियल, हाँ ये जाउल में, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.987/25 बाई 0.2567 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अब क्या है, अब कैलकुलेशन करना होगा और कुछ उपाय तो है नहीं, तो एचसी का वैल्यू गलत लिख दिया, और इधर से 1.602 इंटू 0.35, अब इसमें घटा देते डायरेक्टली 1.602 इंटू 0.35, यानी ओवरऑल वर्क फंक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है 7.1818 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। दिस इज द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। ठीक है, मतलब अब सिर्फ कैलकुलेशन ही था इसमें। ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें, बस इतना ही आपको जानने लायक था, वो था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। ठीक है, वर्क फंक्शन हमारा आ गया।
कुछ गड़बड़ नहीं ना है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 2.54, if the photon of the wavelength 1.150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected out with the velocity of its calculated energy, it is bound to the nucleus. Okay. सिंपल है, देखिए फोटोन जो आ रहा है वो क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस से बंधे हुए एक इलेक्ट्रॉन को वो तोड़ रहा है, ठीक है, उसको हटा रहा है। तो इस फोटोन का एनर्जी इतना होना चाहिए जिससे इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी टूट जाए, साथ में इसको गिवन काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहां पे जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज अ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड सम अदर इंटरेक्शंस, ठीक है। मतलब जिस जिस भी इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन उस इंटरेक्शन के एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, मतलब वो वर्क फंक्शन के ही सिमिलर में होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 1.9878 into 10 to the power minus 25 बाई, इसका अब ये निकालना होगा पिकोमीटर में। तो 0.15 पिकोमीटर होता है 10 to the power minus 12, उसमें बाई 1000 कर दीजिए, 10 to the power minus, तो वो आ जाएगा 1.98 डिवाइडेड बाई 0.15 होता है। तो 13.2 होता है। तो 13.2 होता है, तो इसको और छोटा कर -25 प्लस 9 16 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जाउल्स। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 24, सॉरी 14। 31 में से 14 गया, 17 बच रहा है। और 9.1 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई 2, इतना काइनेटिक एनर्जी है। तब बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, या फिर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, या एनर्जी विच विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस जो होगा, एनर्जी ऑफ बाउंड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो जो वैल्यू आएगा हमें वो होगा 1.217 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉजिक यही तरह है, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसी से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ सही है ना। और हाँ ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो emission transitions in the Paston series end at orbit n equal to 3 and they start from orbit n and can be represented by frequencies equal to 3.29 into 10 power 15 hertz. Calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find the region of the spectrum. Region of the spectrum. तो रीजन, अच्छा, तो सबसे पहले तो रीजन पूछा है, तो रीजन ही निकाल लेते हैं। 1285 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ठीक है। तो वो कौन सा रीजन होगा? वेवलेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल कितने ऑर्डर में, 1295 या 85 नैनोमीटर था, यानी ये 10 पावर माइनस 6 मीटर्स
के रेंज में है ना, तो मतलब 1295 नैनोमीटर, तो 1.295 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर, तो इट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁶ है ना। एक बात जान लीजिए, ठीक है, अगर सम n इंटू 10 पावर n है, ठीक है, 10 पावर x है, ठीक है, तो अगर n 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हमेशा एक ही चीज कंफ्यूज करता है, वो 5 बीच वाला क्या किया जाए। ठीक है, 5 वाला को थोड़ा कंफ्यूजिंग रख देते, तो n लेस देन 5 पे, अगर n लेस देन 5 है तो ये 10 पावर x के ऑर्डर में, और अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो 10 पावर x+1 के ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आया। तो अब सिंस 1295 नैनोमीटर है, ये 1.295 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, तो ये 10⁻⁶ के ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस वेव रीजन को देखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, तो 10⁻⁶ नैनोमीटर, 10⁻⁶ रेंज कौन सा रेंज है, आई आर का रेंज है ना, 10⁻⁶ आई आर का रेंज, इसलिए जो गिवन क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम है, वो आई आर रीजन में। ठीक है, समझ में आया। हम सबसे पहले वहां गए, वहां पे जाके हमने चेक किया कि सबसे पहले क्वेश्चन में से हम लोगों ने लैम्डा निकाला, लैम्डा का ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर से वो कौन से रीजन में गिरता है वो हमने ऊपर में से देख के बता दिया, कौन से रीजन में गिरता है, इंफ्रारेड रीजन में गिरता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब अब तो सिंपल है, कुछ करना है नहीं। यहाँ इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए, सबसे पहले तो सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी लैम्डा से निकालेंगे, है ना। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 1.285 इंटू 10 टू द पावर -6, so this gives us 2.3346 into 10 to the power 14 hertz, and this must be equal to 3.29 into 10 to the power 15 into 1/3² - 1 1/n²। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करते हैं, तो इसको इधर भेज देंगे, तो डिवाइडेड बाय 3 और इसको भी डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो 0.07 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n², तो 1/n² इक्वल टू 1/9, यानी 0.111 माइनस 0.07, ये हो जाएगा 0.04, तो n² इक्वल टू हो जाएगा 25, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके साथ एक ट्रिक बताना चाहेंगे, 0 से लेके 8 तक के अगर आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेट दैट नंबर बी n, जो 0 से 8 के बीच में है और उसको n से डिवाइड कर लें, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो होगा पॉइंट n n n n n n सो, ठीक है, क्या होगा n n n n n n सो, यानी 1/9.1111, उसी तरह सोन 2/9, तो 0.2222222 सोन, उसी तरह 3/9 0.33333333 सोन। ठीक है, इस तरह से सारे भी 4 5 6 7 8 8 तक। चलिए, तो हमें क्या मिला, अतः हमें n इक्वल टू ही निकालना था, और भी तो बस n 5 आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए अब 2.56 कर, calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius itna and ends at itna, name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum। कुछ नहीं है, सिर्फ माथा पे चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मतलब एक क्या करना है इसमें आपको, कि सबसे पहले तो एमिशन ट्रांसिशन बोल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बात करो हाइड्रोजन का बात रहती है। दूसरा, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू n² इक्वल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बस आप क्या करना, कुछ नहीं, डालिए वैल्यू 0.529 इंटू n², तो इक्वल टू पहला वाला 1.3225, डिवाइड करिए,
1.3225 डिवाइडेड बाय 0.529। कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये नैनोमीटर का, ये एमस्ट्रॉन्ग का फॉर्मूला, ठीक है, ये नैनोमीटर में हमने वो गड़बड़ कर लिया भाई। 13.225, ठीक है। तो अब एन आ गया हमारा 5, है ना, एन स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसी तरह 0.529 इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू 22.116, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा एन इक्वल टू 2। तो हमें मिला कि एन इक्वल टू 5 से वो एन इक्वल टू 2 पे आ रहा है, ठीक है। ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3255 नैनो 225 नैनोमीटर से वो 21.6 पिकोमीटर तक है, यानी वो एन इक्वल टू 5 से एन इक्वल टू 2 पे आ रहा है। ये कौन सा होगा, कौन सा होगा? लाइमन, बामर, पैसन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, कौन सा होगा? तो बामर होगा, ठीक है। दूसरा, अब क्या करना है कि हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो एनर्जी कैसे निकालें? तो सॉरी, लैम्डा निकालना होता है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए वेवलेंथ चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी निकाले तो वही काफी रहेगा। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते, लैम्डा ही निकालना होगा, फॉर्मूला याद नहीं, ठीक है। तो 1/लैम्डा इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो कितना होगा? दो दूनी 4, 25, 21/100, ठीक है। तो बस अब इससे लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा का भी जो वैल्यू आ रहा है वो सेंटीमीटर में आने वाला है, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 109677, ठीक है, इंटू 10 यानी हमें जो वैल्यू आ रहा है 4.3417 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये तो सेंटीमीटर में आया था, तो अब इसको मीटर में बदलेंगे तो आया हमें टोटल 10 पावर-7। तो इसका ऑर्डर क्या है? 10 पावर-7 के ऑर्डर में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका वेवलेंथ। या छोड़िए, ये विजुअल रे में आएगा, क्यों? क्योंकि 4000 नैनोमीटर से 7000 नैनोमीटर के बीच में जो भी वैल्यू होते हैं वो सारे 4000 की 400, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच वाले सारे वैल्यू ये होते हैं। पर क्या ये रिलाई करेगा? हाँ, करना तो चाहिए। हाँ, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच वाले सारे विजुअल लाइट रे में आते हैं, ठीक है। तो ये 434.17 नैनोमीटर होगा, तो ये विजुअल लाइट के रीजन में गिरेगा, ठीक है। और ऐसे एक बार देख लेना चाहिए, तो देखते हैं। 10 पावर-7 बीच वाला है ना, यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये विजुअल लाइट वाले में होगा, ठीक है। ऐसे भी विजुअल का 400 से 700 नैनोमीटर ऐसे कुछ रेंज होता है, एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ ऐसा ही लगता है। तो ये सब कर लेने के बाद अब चलते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया। 2 पॉइंट, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सब कुछ सिंपल मॉडल था, ठीक है। मतलब मॉडल सेम है, लॉजिक भी सेम है, बस घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है। Dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified image of biological molecules and other types of material. If the velocity of electron, यार इतना भाषण देने का जरूरत क्या था, सिर्फ इतना कहते, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर 6। अब आप इनको चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रॉगली का यूज करना है, क्योंकि हियर इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन वेव फॉर्म, इट इज शोइंग पार्टिकल नेचर, इसलिए। अब 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ओहो, 6.6 इंटू 10 टू द पावर-34 इंटू, इंटू क्या, नहीं इंटू क्या, 9.1 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर-31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 6। अब कुछ करना है नहीं, डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 4.5458 इंटू 10 टू द पावर-10 मीटर, ये आएगा इसका
वेवलेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन माइक्रोस्कोपी सॉल्यूशन। हाँ, कुछ बस करना है नहीं, यहाँ पे बोला कि न्यूट्रॉन का वेव नेचर देख के उसका कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी निकालिए, तो कुछ करना है नहीं। एच लैम्डा इक्वल टू क्या है कुछ, क्या है 2.5 लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है, एम बी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो अब क्या करना है, बी इक्वल टू एच बाई एम लैम्डा, ठीक है। अब कुछ करना है नहीं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंड मास है इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू इसका 800 पिकोमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। अब क्या किया जाए भैया, तो 37 ऊपर चला गया 34, तो हो गया 3, तो 6.6 2 divided by 1.675 divided by 8, 8 gives us 494.4776 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत? यही आंसर है ना? नया कुछ नहीं था इसमें, नया इसमें कुछ नहीं था, पुराना ही लॉजिक था, बस इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बदले न्यूट्रॉन बोल दिया, बस कुछ और नया नहीं है, ठीक है। अब चलते अपने 2.59, ये भी कुछ नया नहीं है, बस माथा पेची करने के लिए दे दिया, कैलकुलेशन करते रहो बैठ। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, तो एच 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2.19 इंटू 10⁻6, तो वैल्यू डालिए 10⁻⁻, 3125 25 अरे यार 14 से 3 -9 और 10 हो जाएगा, तो 3.321153 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। अब इसको 3.32 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, 332.1153 पिकोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है। कुछ था नहीं था, एकदम आसान था आसान ही था, ठीक है। आई होप कुछ गड़बड़ ना किया हो। हाँ ठीक है, अब चलते हैं अपने 2.60 पे। हमारे 2.60 में क्या, the velocity associated with a proton moving in a potential difference of 1000 volt is इतना। So if the hockey ball of mass is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस देने का इन्हें क्या जरूरत है, ठीक है, जब जरूरत ही नहीं था तो हमें क्या, ठीक है। तो अब बस हमें कुछ करना है नहीं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी लिख देना, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, मतलब कह रहा है कि हॉकी बॉल जो 0.1 केजी का है वो भी इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एच है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और एम है 0.1, वेलोसिटी है 4.37 इंटू 10⁻5, ठीक है। अब कुछ करना है नहीं, डिवाइड करिए बैठ के, इसमें तो यही काम है, खाली बैठ के डिवाइड करते रहना। 1.516 इंटू 10⁻⁻38 मीटर्स, देखिए कितना छोटा मतलब वेवलेंथ आ रहा है ना, वेवलेंथ आ गया, अब बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। अब चलते हैं 2.61 पे। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज कर रहा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इन्होंने बोल दिया है 0.002, ठीक है, ठीक है। प्लस और माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें डेल्टा एक्स से मतलब है, सिंबल यहाँ पे उतना कुछ खास इफेक्ट डालने वाला, आई गेस सो कुछ डालना नहीं चाहिए, हाँ। तो अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या
करते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 1/4 कर लेते हैं, ठीक है। तब इससे हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा, डेल्टा पी एक्स मिल जाएगा, तो बस और कुछ नहीं। तो 1/0.02 क्या होगा, 1000/2, तो 500 गुना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 इंटू 3.1, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। तो 0.26 तो हो जाएगा 2.6, तो 2.6 कुछ तो अच्छा, नैनोमीटर में 10⁻9, ठीक है। तो हमें आ जाएगा 34 9 23 500 गुना एक 500 गुना 6.626 इंटू डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14, तो 10⁻23। तो 10⁻12 -34 प्लस 12 22, तो बस हमें फाइनल आएगा 2.6377 इंटू 10⁻23, ठीक है। क्या मीटर पर सेकेंड, ये है डेल्टा पी, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। और थोड़ा सा आगे भी देख लिया था, 6.626 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 2, और 34 प्लस 12 22, हाँ। अब क्या करना है हमें, कि अगर कह दे कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है डिफाइनिंग दिस वैल्यू, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है, मतलब इस वैल्यू मोमेंटम को इतना वैल्यू देने में कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए विचारते हैं। h/4 पाई m इंटू 0.05, इसे इनिशियली हमें डेल्टा एक्स जो था, तो मोमेंट था, डेल्टा एक्स जो था, सॉरी डेल्टा पी जो था, वो है और हमें जो पी दिया जा रहा है वो है, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि जो अनसर्टेनिटी है वो गिवन मोमेंटम से बड़ा है, ठीक है। कैसे, 1/0.02 और 1/0.05, इसमें कौन बड़ा होगा, 1/0.02, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 0.05 जो है वो डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं है, इस बात को ख्याल रखिए। तो इसमें गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। क्या कि डेल्टा पी इज कमिंग मोर ग्रेटर देन पी, माने अनसर्टेनिटी ही ज्यादा, अनसर्टेनिटी जो है वो गिवन मोमेंटम से ज्यादा है, जो कि संभव ही नहीं, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी होना चाहिए वो एक्चुअल मतलब वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एरर एंड मेजरमेंट्स पढ़े होंगे, आपको याद होगा, तब एरर एंड मेजरमेंट्स में p प्लस और माइनस डेल्टा p लिखते हैं, ठीक है। देन दिस डेल्टा p मस्ट बी लेस देन और लेस देन p, ठीक है। दिस डेल्टा p मस्ट बी लेस देन p, ठीक है। पर यहाँ पे जो p का वैल्यू आ रहा है वो p डेल्टा p से भी छोटा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए 2.61 हो गया। अब चलते हैं, तो इसमें 3 और 6 तो इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब एक मिनट,
इसी तरह 2 और 4 भी इक्वल ही होंगे। डी का ज्यादा 20 है, तो अगर इसका एनर्जी ऑर्डर देखो था। अच्छा, यहाँ पे तो एन प्लस एन रूल लगाना है सिंपली, बस एन प्लस एल रूल, ठीक है यार, है ना, एन प्लस एल रूल होता है कि मोर द एन प्लस एल वैल्यू मोर इज द एनर्जी। ऐसे ये कुछ जगह पे आके फेल कर जाता है, ये आयोन्स के लिए वैलिड नहीं है, पर न्यूट्रल एटम के लिए आमतौर पे ये सक्सेसफुल रहता है कि एन प्लस द मोर इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, मोर इज द वैल्यू ऑफ किसका, मोर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बस अब कुछ करना है नहीं। 1 में 2.62 के जो 1 है उसमें n प्लस एल है 6, 2 में है 5, 3 में है 5, 4 में है 6, 5 में है 4, 6 में है 5। अब अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है, ठीक है, और अगर n अलग अलग है, तो मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर इस सबको रखते हुए, 1 इज द ग्रेटेस्ट, आफ्टर दैट कम्स 3 that is equal to 6 and that is greater than 4 1 5 हो गया, अब 3 2 5, 4 4 और 2, 4 इक्वल टू 2, हाँ ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन कौन सा बच रहा है, 1 3 2 5। अब आप एक चीज हमसे पूछेंगे कि 4, जैसे 3 और 6 तो एकदम सेम था, तो ठीक है उन दोनों को इक्वल कर लिया, पर जब 4 और 2 में भले एन और एल सेम है, पर एम तो अलग अलग है, साथ में एमएस भी अलग अलग है, तब आपने उन दोनों को बराबर, कारण क्या है, पहले आंसर देख लेते, सही है 5 2 3 1 3 6 4 2, ठीक। तो उसका कारण ये है कि देखिए, कल हम जब आपको बता रहे थे तो हमें क्या बताया था, एम क्या है, एमएल क्या है, हमने बोला था एमएल आर ऑर्बिटल्स। और अगर आपको थोड़ी याद हो कि हमने पढ़ा है कि ऑल द ऑर्बिटल्स हैव मींस ऑर्बिटल्स ऑफ ए सिंगल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल of a principal quantum number have same energy, orbitals of a subcell have same energy। यानी 3s के जितने भी ऑर्बिटल्स है, ऐसे इसमें तो एक ही है, 3p के जितने भी ऑर्बिटल्स है 1 2 3, ये तीनों का सेम एनर्जी होता है। 3d इसके पांचों सब ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी होता है। 4f इसके सातों सबसेल्स का, सातों ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पे कौन सा वाला बात करो, हाँ 4 और 2, 4 और 2 जो है, 4 है इसमें 3d हाँ, और 2 जो है वो भी 3d है, बस ml=1 और ml=-2 दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, पर उनका एनर्जी सेम ही होगा, इसलिए हमें ये आंसर मिला, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, चलिए 2.6 दिक्कत है, अब और 3 क्वेश्चन, अच्छा 2.67 तक है, ठीक है, तो और 5 क्वेश्चन बचे हुए, इनको भी कर लेते हैं और फिर आज की छुट्टी। The bromine atom possesses 35 electrons. If it contains 6 electrons in 2p, 6 electrons in 2p, 4p, which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge? कौन में से लोएस्ट न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज फील करेगा, तो 4p ऑर्बिटल वाले। क्यों 4p ऑर्बिटल वाले सबसे कम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 1p, सेकंड 2p, थर्ड 3p, उसी तरह से बड़ा डायग्राम बनाते प्लस 1p 2p, तो 4p 3p 2p 1, तो 4p सबसे दूर में,
तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर कम होगा। कैसे? हमें याद है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा फोर्स घटते चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 4p सबसे ज्यादा दूर पे है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम फोर्स होगा। तो जितना ज्यादा कम फोर्स उतना ज्यादा लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियस है। सेकेंड, 1p 2p 3p इन तीनों के कारण शील्डिंग होता है। शील्डिंग का अर्थ क्या है कि 1p 2p 3p न्यूक्लियस को थोड़ा सा ढक देते हैं 4p के लिए, ठीक है। कैसे? कि जैसे 3p का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2p का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1p का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 4p का अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाए तो उसके कारण न्यूक्लियस के बीच में ये तीन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण शील्डिंग, इसी को शील्डिंग कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ वाले पे कम कर देते हैं, इसलिए इसको शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन इसके कारण भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। तो एक शील्डिंग के कारण, दूसरा दूर होने के कारण 4p पे सबसे ज्यादा लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है, लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है। और इसी पे बेस्ड एक चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें इस लॉजिक का भरपूर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वो आप अपने, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो फिर आप आने वाले चैप्टर पीरियोडिक टेबल में इसे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 2.64, ये भी सिंपल है, कुछ करना है नहीं। लार्जेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन फील करेगा? तो 1 में 2s और 3s में कौन फील करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2s फील करेगा। क्यों? क्योंकि 2s सबसे पास में। दूसरा 3s पे शील्डिंग इफेक्ट है। दूसरा 4d और 4f में कौन फील करेगा? 4d और 4f में 4d फील करेगा। क्यों? क्योंकि 4d spdf में s सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, उसके बाद p सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद d, उसके बाद f, ठीक है। इसलिए 4d पे ज्यादा, तो 4d सब 4d और 4f में 4d न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए 4d ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। उसी तरह 3d और 3p में 3p ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। क्यों? क्योंकि 3p न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ठीक है। 2.65 Al और Si दोनों में 3p ऑर्बिटल्स है। तो Al में 3p3 होता है, Si में नहीं 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 3p1 होता है, Si में 3p2 होता है। The unpaired electrons in Al and Si are present in 3p. Which electron will experience more effect charge from the nucleus? तो आसान है, Al में 13 प्रोटॉन्स हैं, सिलिकॉन में 14। बस बस इतने से कर दीजिए। सिलिकॉन के न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 3p इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सिलिकॉन के जो 3p इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे एल्यूमिनियम के मुकाबले, ठीक है। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, सिलिकॉन में 14 है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे सिलिकॉन के 3p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ गया ना? अब चलते हैं 2.66 पे। विद इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी एस आई सी आर एफ ई के आर, ठीक है, आसान है। 2.66 सबसे पहले फॉस्फोरस। चलिए इसका बॉक्स पहले, इसका नॉर्मल 1s2 2s2 56 cs2 तो देखिए, हम लोग जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है, तो इन सबको हटा दीजिए, बस इन दोनों का डायग्राम बनाते, ठीक है। वो वाला डायग्राम, ऐसा वाला। तो बस इसे पता चल गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पी में। उसी तरह सिलिकॉन का, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? उसी तरह क्रोमियम, 24 है ना, तो इसका में गड़बड़ हो जाता है, तो 4s1 3d5, तो इसका ऐसा हो। इसका में टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आयरन
तो आयरन का होगा Ar4s2 CD6। तो इसका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन में है ना। और Kr, तो ये क्या, BnR का क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन कौन सा है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। किसी भी इनर्ट गैस में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल, जब वो नॉर्मल न्यूट्रल एटम के फॉर्म में होते हैं, जब वो किसी कंपाउंड में नहीं होते हैं, तो उनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कौन कौन से इनर्ट गैस, सी, नी, आर, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीनी, आर्कर, ऑक्सीजनॉन, रेडॉन, और एक ओजी होता है, ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। ये सारे इनर्ट गैस है, इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस इज 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चले 2.6। हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। तो पहले n इक्वल टू 4, तो इससे पहले l निकालते, कितने एल्स होंगे। l इक्वल टू 0, 1, 2, 3। हमने क्या बोला था कल, नंबर ऑफ l गिव्स नंबर ऑफ सबसेल्स। तो यहाँ पे 4l, नंबर ऑफ पॉसिबल l गिव्स नंबर ऑफ सबसेल्स। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबल l है, 0, 1, 2, 3, इसलिए n इक्वल टू 4 में 4 सबसेल्स है, ठीक है। दूसरा आप सिंपली ये बात याद रख सकते हैं, द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n, ठीक है। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ही सबसेल, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल्स हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12। हाँ ये भी आसान। अरे ये तो सेम मॉडल है, कल ही किया है ना। n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू -12। तो सबसे पहले n के सबसेल्स निकालते, ठीक है। तो l इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें एक m होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर से m है, ठीक है। यहाँ पे चलिए m n, यानी नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम। l इक्वल टू 1, तो m n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर 3। l इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर 5। l इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर 7। तो उसके बाद क्या है, अब हर एक एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना ऑर्बिटल से वो बताता है, और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ। यानी हर एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें सिर्फ माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 1 + 3 + 5 + 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 + 1, 16, total 6 electrons will be present in the subcells having ms value of -12 for n equal to 4, ठीक है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इससे पहले में भी फॉर्मूला भी होंगे, पर फॉर्मूला नहीं, लॉजिक समझिए आप, लॉजिक समझिए, ठीक है, कि क्या लॉजिक हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें बोल रहे थे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा करने का है नहीं, मतलब कैलकुलेशन ही जो करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, तो उसमें ज्यादा और कुछ है नहीं, ठीक है, लॉजिक कुछ है नहीं। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ये कराना चाह रहे हैं, हमें लगा जरूरत में भी यूजफुल हो आपको। क्वेश्चन ये है कि एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, ठीक है, मतलब वो अपनी दुनिया नहीं, पता नहीं किसी और की दुनिया, ठीक है, जहां पे क्वांटम नंबर जो है, उसमें 4 क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम एल, एम एस, ठीक है। ये कौन सा है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। अब क्या है कि एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका रेंज है 1 से लेके सारा नेचुरल नंबर, ठीक है। एल का जो रेंज है वो है 0 से लेके एन तक, ठीक है। एम एल का जो रेंज है उसका वैल्यू है -L टू लेके एल तक, ठीक है। और एम एस का रेंज है, एम एस है -12, 0 और हाफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस नए वर्ल्ड में अगर एस पी डी एफ जी एच सोन इस तरह के सबसेल्स हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, इस वर्ल्ड में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। चलिए
यहाँ पे देखते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 और 1, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0,1,2, ठीक है। उसके बाद फिर हर एक जीरो में इसमें एक हो सकता है, इसमें 3 सबसेल होंगे, l इक्वल टू 2 में 5 सबसेल होंगे, l इक्वल टू 3 में 7 सबसेल होंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। अब क्या, हर एक सबसेल में, हर एक ऑर्बिटल में, सॉरी, यहाँ पे l इक्वल टू 0 में एक ऑर्बिटल्स होंगे, l इक्वल टू 1 में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, l इक्वल टू 2 में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, l इक्वल टू 3 में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। और क्या, हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, 1s 1p, 2s 2p 2d, बस इतना ही काफी है, इतने से काम हो जाएगा। तो सबसे पहले 1s भरा आएगा, उसके बाद 1p, उसके बाद 2s। हर एक में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s3, ठीक है। 1p 1p कितना जाना चाहिए, 1 2 3 8 ही चाहिए ना, और उसमें कितना मैक्सिमम जा सकता है, 9 जा सकता है, तो यही हो, ठीक है। 1s इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भराएंगे, ठीक है। उसी तरह से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी पूछ ले, ठीक है। मतलब लॉजिक समझ में आया, कुछ किया नहीं है, बस वही एन पी एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बस इन्हीं का डेफिनेशन, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उसी को यूज करके ये क्वेश्चन का आंसर किया गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्टली ये क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या इस तरह की जरूरत है पूछता है। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लीजिए एल को बोलते हैं वैल्यू है माइनस एन से लेके प्लस एन तक, और इस तरह से वैल्यू एल का 0 0.1 0.2 सोन अप टू एन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैथड यही है, सब कुछ यही करना। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और क्या कहते हैं, इस तरह से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यू खास करके सॉल्व करना ना भूलिए, नोट्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और एनसीईआरटी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, तो थोड़ा एक्सटर्नल भी आपको पढ़ना होगा, तो जो आपके सर नोट्स देते हैं उसको पढ़िए, नहीं तो कोई एक्सटर्नल मटेरियल या बुक को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, अब अपने सेशन को खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।